बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो राइबोसोम के ऊपर है। तो इस लेक्चर में हम राइबोसोम को कवर करेंगे हर एक्सपेक्ट से, इसकी हिस्टोलॉजी लिहाज से भी और बायोकेमिस्ट्री लिहाज से भी, और जनरली भी हम इसको कवर करेंगे कि राइबोसोम क्या है, कहाँ पर ये पैदा होता है, इसकी मतलब असेंबली कहाँ पर होती है, और ये इसका काम क्या है, ये कहाँ पर मौजूद होता है सेल में, किसने डिस्कवर किया है, इसका साइज़ कितना है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो राइबोसोम के बारे में हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम को डिस्कवर किया था पैलेट ने। फर्स्ट टाइम राइबोसोम को पैलेट ने डिस्कवर किया था 1955 में। 1955 में राइबोसोम को डिस्कवर किया था पहली दफ़ा पैलेट ने। राइबोसोम के अगर नाम को देखा जाए तो राइबोसोम, राइबो मीन ग्रेनुलर, सोम्स मीन बॉडी। तो सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि राइबोसोम इज़ अ ग्रेनुलर बॉडीज़ विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। राइबोसोम ग्रेनुलर बॉडीज़ है, दानेदार बॉडीज़ है जो कि सेल में मौजूद होती है, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं सेल में जितनी भी ऑर्गेनील्स है तो उसमें राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनीली है जिसके इर्द गिर्द जो है ना मेम्ब्रेन नहीं होती, तो हम इसको मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनील कहते हैं। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनील, या इट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन। अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आती है कि राइबोसोम इज़ डैश मेम्ब्रेन ऑर्गेनील, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनील, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनील है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। दीज आर स्मॉल ग्रेनुलर बॉडीज़, ये छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं, ग्रेनुलर दानों की शक्ल में होते हैं, तादाद में ज़्यादा होते हैं सेल में। दीज आर द स्मॉल ग्रेनुलर बॉडीज़। रफली स्पेरिकल भी हम इसको कह सकते हैं कि राउंडेड बॉडीज़ है, रफली स्पेरिकल बॉडीज़ है, और ये सेल में मौजूद होती है। दीज आर द स्मॉल ग्रेनुलर बॉडीज़ और रफली स्पेरिकल बॉडीज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। ये फंक्शन भी इसमें ऐड करे डेफिनेशन में तो बहुत मज़ा आएगा कि राइबोसोम, अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि राइबोसोम्स आर द ग्रेनुलर बॉडीज़ विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। लेकिन हम अगर इसमें ये भी ऐड करें कि राइबोसोम्स आर द रफली स्पेरिकल स्मॉल ग्रेनुलर बॉडीज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, सो ये डेफिनेशन पर एलाबोरेट भी हो गया, और इसका मज़ा भी होता है लिखने में भी। और जब जो पेपर चेक करता है या मतलब आपसे कोई पूछे तो उसको मज़ा भी आएगा कि राइबोसोम्स आर द स्मॉल ग्रेनुलर बॉडीज़ आर रफली स्पेरिकल बॉडीज़ विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल and associated with proteins that is called ribosome। और राइबोसोम को हमने ये कहा भी कि राइबोसोम को पैलेट ने डिस्कवर किया था 1955। राइबोसोम हर सेल में मौजूद होता है, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो। यूकैरियोट मतलब वो सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो, तो ज़ाहिर है उसमें राइबोसोम्स जो है ना मौजूद होंगे, और प्रोकैरियोट में भी जिसमें न्यूक्लियस ना भी हो लेकिन उसमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अब राइबोसोम सिर्फ हमारे बॉडी में जो मेच्योर आरबीसी है, मेच्योर रेड ब्लड सेल्स है, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, तो उसमें राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। राइबोसोम्स में क्यों नहीं होते? क्योंकि मेच्योर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसमें जो न्यूक्लियोलस है वो तो न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस के ना होने की वजह से उसमें राइबोसोम्स नहीं होते, जिसकी वजह से मेच्योर आरबीसी में रेड ब्लड सेल भी, मेच्योर आरबीसी में प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होती, और इसी वजह से जो है ना उस सेल की जो लाइफ स्पेन है वो बिल्कुल कम है, 120 डेज़ है मेच्योर आरबीसी की लाइफ स्पेन। अब आप पूछेंगे कि सर प्रोकैरियोट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता,
तो वहाँ पर राइबोसोम्स फिर कहाँ से आ गई। तो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में ये कवर करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ऐसी रीजन है जहाँ पर क्रोमोसोम्स मौजूद होती है, जहाँ पर प्रोकैरियोट की डीएनए मौजूद होती है, और उस एरिया को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। और उसी न्यूक्लियाइड एरिया में, जो कि साइटोप्लाज्म में एक ख़ास एरिया होती है जहाँ पर प्रोकैरियोट्स की क्रोमोसोम या प्रोकैरियोट्स की डीएनए मौजूद होती है, वहाँ न्यूक्लियाइड, उसी न्यूक्लियाइड रीजन में राइबोसोम्स भी तैयार होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में। अब आते हैं राइबोसोम की ऑकरेंस पे। तो राइबोसोम तो हमने पढ़ा कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ये दोनों में पाई जाती है। लोकेशन के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो जो तो सेल में राइबोसोम जो है ये दो जगह पर पाई जाती है। आइदर अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ कनेक्ट होगा, इसलिए हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को रफ कहते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं, उस पर राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम की वजह से हम उसको रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। तो राइबोसोम्स, हम अगर सेल में राइबोसोम स्टडी करना चाहते हैं तो हम राइबोसोम को दो जगह पर ढूंढेंगे। एक तो एक तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होगा, और आइदर फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम्स इज प्रेजेंट in two forms in the cell, either attached to the rough endoplasmic reticulum or either freely present in the cytoplasm। तो ये तो लोकेशन हो गई कि राइबोसोम या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या सेल में फ्रीली हालत में साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में मौजूद होता है। अब राइबोसोम की अगर हम कहें कि राइबोसोम को एक अदर वर्ड भी हम उसको इसके लिए यूज़ करते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम के लिए हम एक अनदर वर्ड भी यूज़ करते हैं जिसको हम राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। अब राइबोसोम को हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं? ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन। अगर केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए राइबोसोम की, तो इसलिए हम उसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। मीन्स इसके नाम से जाहिर है कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन मीन के राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। अक्सर पूछती भी है कि राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं? तो इसलिए कि राइबोसोम बनी हुई है राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से। बुक्स में है कि राइबोसोमल आरएनए तकरीबन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए जो है ना, 4 स्ट्रैंड्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए जो है ना, ये राइबोसोम्स की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। मतलब राइबोसोम की स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करेंगे तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में तकरीबन 4 स्ट्रैंड्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए यूज़ हुई है, और इसके साथ साथ तकरीबन 73 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है ना, ये यूज़ हुई है। तो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन राइबोसोमल आरएनए एंड अलोंग विद द प्रोटीन। तो राइबोसोमल आरएनए की कितनी स्ट्रैंड? 4 स्ट्रैंड्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड 73 प्रोटीन्स। 73 प्रोटीन्स और 4 स्ट्रैंड्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये दोनों कंबाइन होके राइबोसोम्स बनाती है। अब ये 73 प्रोटीन्स और ये 4 स्ट्रैंड, इसको हम इस तरह लेते हैं, हम पढ़ते हैं किताबों में यह आता है कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए एंड प्रोटीन्स। किताबों में है कि राइबोसोम बनी हुई है इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए इन प्रोटीन, लेकिन राइबोसोमल आरएनए, लेकिन तकरीबन इसमें फ़र्क है। राइबोसोमल आरएनए तकरीबन अगर केमिकल कंपोजिशन और को देखा जाए तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में 60% है, और प्रोटीन जो है ये 40% है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में 60% है और प्रोटीन 40% है। अगर नंबर के लिहाज से देखकर जाए तो ये परसेंटेज आती है, और हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए 60% है और प्रोटीन 40% है। तकरीबन अगर 40% प्रोटीन, तकरीबन 73 प्रोटीन जो है ना, वो 40% एरिया कवर करती है, और 4 स्ट्रैंड ऑफ राइबोसोमल आरएनए ये 60% एरिया को कवर करती है। मतलब उसकी ये 4 स्ट्रैंड ऑफ आरएनए तकरीबन राइबोसोम का 60 पार्ट है,
60% जो है ना ये पार्ट है, और ये 73 प्रोटीन जो है ना ये राइबोसोम का 40% पार्ट जो है ना बनाती है। अब राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स है, और हमने कल जो लेक्चर न्यूक्लियस पे लिया था तो हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक एरिया है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस एक डार्क स्टेन एरिया होता है, डार्कली स्टेन्ड एरिया जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। और हमने पढ़ा भी कि डार्क इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उस रिएक्शंस के बिना पे इसका जो है ना ये डार्कली दिखाई देता है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उसको देखते हैं। तो न्यूक्लियस में दन अंदर जो है ना न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस में फिर दो एरियाज़ है। हम क्यों इसमें मतलब न्यूक्लियोलस हमने पढ़ा कि इसमें रिएक्शंस होते हैं, मतलब इसमें राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बनती है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब आरएनए से प्रोटीन बनते हैं तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो हम राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन वो भी न्यूक्लियोलस में होती है, और इसके साथ साथ राइबोसोमल यूनिट्स जो है ना वो तैयार होते हैं, वो भी न्यूक्लियोलस में होती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रिएक्शंस जो है ना न्यूक्लियोलस में होते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियोलस को हम डार्क एरिया रिप्रेजेंट करती है। जब हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसके जो है ना ये डार्क एरिया दिखाई देती है। अब न्यूक्लियोलस के दो एरियाज़ हैं, हमने कल भी पढ़े थे कि एक सेंट्रल फिब्रिलर एरिया है, पार्ट है और या रीजन है, और दूसरा जो है ना पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन। तो जो सेंट्रल फिब्रिलर रीजन है ये इसमें राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, मतलब राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनती है। और किताबों में है कि तकरीबन राइबोसोमल आरएनए के लिए फाइव पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो है ना इस पे जीन्स मौजूद होती है। राइबोसोमल आरएनए के जो कोड्स है वो तकरीबन 5 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे मौजूद होती है। तो वहीं से जो है ना राइबोसोमल आरएनए जो है ना वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है सेंट्रल एरिया पे, और पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन में फिर उसकी प्रोटीन के साथ असेंबली होकर राइबोसोमल यूनिट बनती है। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल फिब्रिलर रीजन में पार्ट में राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, और पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन में उसकी असेंबली होती है, मतलब उसके साथ प्रोटीन्स कंबाइन होके राइबोसोमल सब यूनिट जो है ना तैयार होती है। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल सब यूनिट्स तैयार होते हैं। इसी तरह और प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस नहीं होती, तो वहाँ पर न्यूक्लियोलस भी नहीं होती। वहाँ पर एक ऐसी एरिया होती है जहाँ पर प्रोकैरियोट्स में जहाँ पर उसके वहाँ पर उसके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वहाँ पर उसकी डीएनए पाई जाती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड साइटोप्लाज्म का वो एरिया है प्रोकैरियोट्स में जहाँ पर प्रोकैरियोट्स की क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोट्स की जो डीएनए होती है वो वहाँ पर पाई जाती है। तो उस एरिया को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, और वही न्यूक्लियाइड एरिया से जो है ना वहाँ पर राइबोसोम जो है ना असेंबल्ड होते हैं, और फिर साइटोप्लाज्म में वो आते हैं। तो हमने पढ़ा कि राइबोसोम बनी हुई है आरएनए से, राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से, और फिर राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं। तो ये भी बात भी अपनी जहन में क्लियर करें कि राइबोसोम के सब यूनिट जो है ना जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं, या मतलब रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं, तो ये राइबोसोम्स असल में इसके सब यूनिट जुदा होते हैं। इसकी जो सब यूनिट्स है वो सेपरेटली तैयार भी होती है, उसकी असेंबली भी सेपरेट होती है, मतलब जो ये सब यूनिट अलग-अलग तैयार होते हैं। राइबोसोम्स बनी हुई है दो सब यूनिट से, ये बात भी क्लियर करें कि राइबोसोम्स चाहे प्रोकैरियोट्स में हो यूकैरियोट्स में हो, इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। और राइबोसोम की साइज़ भी डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की टोटल जो साइज़ है वो 70s है, और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोमल साइज़ है वो 8s है। तो इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, और वो सब यूनिट जो है ना उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ है, वो सब यूनिट्स कंबाइन होके फिर एक ओवरऑल साइज़ देती है हमें। तो राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, और वो दो सब यूनिट्स अलहदा जो है ना न्यूक्लियोलस में असेंबल्ड होते हैं, और फिर वो सब यूनिट जो है ना न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए बाहर साइटोप्लाज्म
ट्रांसपोर्ट की तरफ जो है ना आते हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, न्यूक्लियोलस में तैयार होती है। यूकेरियोट्स में राइबोसोम न्यूक्लियोलस में तैयार होते हैं, इसके राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है ना वो न्यूक्लियोलस में तैयार होते हैं और न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए फिर उसकी ट्रांसपोर्ट होती है टूवर्ड द साइटोप्लाज्म। तो ये फिर साइटोप्लाज्म में या तो मतलब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होगा या साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद होते हैं। लेकिन राइबोसोमल सब यूनिट जो है ना फिर भी एक दूसरे से जुदा होते हैं। राइबोसोमल सब यूनिट कब कंबाइन होते हैं? जब अ, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो राइबोसोमल सब यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं मैग्नीशियम बॉन्ड के ज़रिए, मैग्नीशियम आयंस के ज़रिए। और दूसरी जो है ना इसमें साल्ट बॉन्ड भी होती है। तो वो फिर हम पढ़ेंगे कि राइबोसोमल सब यूनिट जो कि दो सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है वो कब अटैच होता है, कब कंबाइन हालत में मौजूद होते हैं? जब राइबोसोम किसी फंक्शन को परफॉर्म करती है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करती है, तो फिर राइबोसोम सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ करीब होते हैं। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस ख़त्म होती है, फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म होती है, तो उसके बाद वो फिर सेपरेट होते हैं और साइटोप्लाज्म में इस तरह सब यूनिट की शक्ल में जो है ना पाई जाती है। तो हमने ये भी पढ़ा कि राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए तकरीबन 60% है और प्रोटीन जो है ना वो 40% है। 60% राइबोसोमल आरएनए मुश्तमिल है 4 स्ट्रैंड्स पे, और जो 40% प्रोटीन्स है वो 73 डिफरेंट प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होते हैं। और इसमें इसके साथ हम एस लगाते हैं। ये मतलब यूकेरियाट में जो राइबोसोम है ये 80S है, प्रोकैरियोट में 70S है। तो ये एस जो है ना ये स्वेडबर्ग जिन्होंने अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन डिस्कवर की थी, तो ये एस जो है ना वो ये स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट भी था। उन्होंने ये अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन टेक्निक जो है ना वो परफॉर्म की थी। और इसमें जो सेडिमेंटेशन होती है अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन सेंट्रीफ्यूज मशीन के साथ हम मतलब उसको रोटेट करते हैं, फिर उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं। जो अनसॉल्युबलाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं। सेडिमेंटेशन हम किस चीज़ को कहते हैं? मतलब एक सॉल्यूशन है उसमें हम मतलब सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट मिला के या दूसरी एक सॉल्यूशन को दूसरी सॉल्यूशन में मिला के जो चीज़ अनसॉल्युबलाइज होती है, तो वो अनसॉल्युबलाइज जिस तरह हम पानी में मतलब रेत को या मड को सॉइल उसमें अंदर डालते हैं और उसको मतलब हिलाते हैं, फिर उसके बाद जब हम किसी वक्त के लिए उसको ऐसा इस तरह छोड़ते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल डाउन है इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो इसी तरह राइबोसोम भी जो है ना इसकी जो ये तो बहुत ज़्यादा टाइनी होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल ग्रेनुलर बॉडीज़ होती है। तो राइबोसोम की सेंट्रिफिकेशन और इसकी सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्लो होती है। सेडिमेंटेशन उसकी बहुत ज़्यादा स्लो होती है क्योंकि उसकी जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। राइबोसोम की सेडिमेंटेशन रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगता है। तो इसके लिए फिर जो है ना फोर्स रिक्वायर्ड होती है तकरीबन 100,000 टाइम, मतलब 1 लाख टाइम उसके लिए ग्रेविटी चाहिए ताकि तो फिर वो जो है ना 1 से 2 आवर में जो है ना वो सेटल डाउन होता है। तो मैंने ये सेडिमेंटेशन का जो कंसेप्ट था कि मैं क्लियर करूँ, सेडिमेंटेशन वो अमल होता है जिसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होती है सॉल्यूशन में वो सेटल डाउन होती है बॉटम पे, तो उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये जो एस जो है 80S और 70S, ये एस असल में स्वेडबर्ग यूनिट है जो कि सेडिमेंटेशन के लिए यूज़ होती है। सेडिमेंटेशन के लिए जो यूनिट यूज़ होती है उसको हम स्वेडबर्ग कहते हैं। तो ये जो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट के राइबोसोम के साथ जो एस लगता है, तो इस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। और स्वेडबर्ग यूनिट जो है ना ये अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस में सेडिमेंटेशन रेट के लिए यूज़ होती है। ये सेडिमेंटेशन का यूनिट है स्वेडबर्ग। तो ये भी क्लियर हो गई आपको। अब साइज़ पे आते हैं, तो जो यूकेरियोट राइबोसोम्स है उसकी जो साइज़ है ये तकरीबन 24 नैनोमीटर है, और जो प्रोकैरियोट की राइबोसोम की साइज़ है वो तकरीबन 20 नैनोमीटर है। तो डायमीटर के लिहाज से यूकेरियोट राइबोसोम थोड़ी बड़ी है, लार्ज है, और प्रोकैरियोट राइबोसोम थोड़ी छोटी है। इसकी साइज़ डायमीटर लिहाज से स्मॉल है। मतलब एक यूकेरियोट राइबोसोम की डायमीटर 24 नैनोमीटर और लगभग इस तरह, और जो प्रोकैरियोट के राइबोसोम है इसके जो डायमीटर है वो 20 नैनोमीटर है।
अब हमने ये भी पढ़ा। फिर हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम सब यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं और एक राइबोसोम बनती है। अब राइबोसोम जो है ना ये किस वक्त जो है ना सब यूनिट्स इकट्ठे होते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम को इकट्ठा होना और किस चीज़ के साथ मैसेंजर आरएनए, ये राइबोसोमल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होती है। तो मैसेंजर आरएनए के साथ असल में राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट अटैच होती है। तो प्रो यूकेरियोट में जो राइबोसोम है वो एटीएस है। यूकेरियोट में जो राइबोसोम है वो एटीएस है। तो एटीएस के दो सब यूनिट है, एक 6टीएस है और एक 4टीएस है। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये मैसेंजर आरएनए के साथ कनेक्ट होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोमल सब यूनिट्स को मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होनी चाहिए। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो मैसेंजर आरएनए के साथ ये स्मॉलर सब यूनिट जो है ना ये मैसेंजर आरएनए के साथ कनेक्ट होता है। और मैसेंजर आरएनए जो है ना ये 5 to 3 डायरेक्शन में है। तो ये 4टीएस मैसेंजर आरएनए के 5 डायरेक्शन के साथ 5 एंड, एक एंड 3 है, एक 5 एंड है। तो ये 40, फिर दोबारा कहता हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स अटैच होंगे मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए में कोड होता है और ये कोड जो है ना ये डीएनए से आई हुई होती है कि हमें ये प्रोटीन चाहिए, इतने में अमाइनो एसिड वाले, इतनी लेंथ वाले प्रोटीन जो है ना हमें चाहिए। तो इसी जो डायरेक्ट तो प्रोटीन नहीं बनते। तो पहला जो स्टेप होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनती है। मैसेंजर आरएनए में वो कोड होता है कि इतनी अमाइनो एसिड वाली हम प्रोटीन हमें चाहिए। तो ये जब डीएनए इंफॉर्मेशन शेयर करता है साइटोप्लाज्म में तो वो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में शेयर करता है। तो मैसेंजर आरएनए में मैसेज होता है डीएनए की तरफ से, न्यूक्लियस की तरफ से, कि इतनी प्रोटीन, इतनी साइज वाली प्रोटीन, इतनी अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन हमें चाहिए। तो इसको अब कौन जो है ना वो एक्सप्लेन करेगा। तो इसकी रीडिंग के लिए इसको एक्सपोज करने के लिए जो है ना राइबोसोमल सब यूनिट जो है ना मैदान में आते हैं और स्मॉलर सब यूनिट जो है ना वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है। मैसेंजर आरएनए में जो कोड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्मॉलर सब यूनिट पहले मैदान में आता है और वो अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के साथ 5 एंड पे। ये आपको लाजमी याद करनी चाहिए कि जो स्मॉलर सब यूनिट है वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है एट 5 एंड। 5 जो 5 एंड है, 5 एंड, ये 5 और 3 जो है ना असल में जो 5 कार्बन शुगर होता है तो उसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बनेट होता है, 5 कार्बन शुगर है समझ उसको। तो 5 कार्बन, तो 5 वाली कार्बन की तरफ जो है ना हम ये 40s जो स्मॉलर सब यूनिट है ये मैसेंजर आरएनए के 5 3 वो कार्बन नंबर की वजह से है। तो 5 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होगा। तो और वो प्रोप्रीड करेगा, जो मैसेंजर आरएनए में रीडिंग है, जो कोड है उसको रीड करेगा। और फिर जो है ना जो साइटोप्लाज्म में जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं तो ट्रांसफर आरएनए की वजह से फिर वो अमाइनो एसिड जो है ना वो मैसेंजर आरएनए और सब यूनिट्स की तरफ लाएगा। वो ट्रांसफर आरएनए अपने साथ अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से उठा के और राइबोसोम्स की तरफ लाएगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर कोड मैच किया तो ये जाएगी लार्जर सब यूनिट में और लार्जर सब यूनिट में फिर प्रोटीन जो है ना पेप्टाइड जो है ना ये प्रोटीन बनता है और रिलीज होता है लार्जर सब यूनिट से। 40 सब यूनिट रीडिंग करती है, मैसेंजर आरएनए में जो कोड है उसको रीड करती है, ट्रांसफर आरएनए को हुक्म देती है कि जो साइटोप्लाज्म में मौजूद अमाइनो एसिड है उसमें ये वाली कोड वाली अमाइनो एसिड जो है ना ये हमें चाहिए। तो वो ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में जितने भी अमाइनो एसिड पड़ी होती है वो अमाइनो एसिड उठा के राइबोसोमल यूनिट के सामने पेश करता है। जब राइबोसोमल यूनिट ओके करती है कि हाँ बिल्कुल ये तो मैच करती है तो लार्जर सब यूनिट्स में फिर वहाँ पर वो साइट्स होते तो उसमें अमाइनो एसिड को फेंकते हैं। और जब प्रोटीन्स पूरा कंप्लीट प्रोटीन बनता है, जब प्रोटीन जो सिंथेसिस है वो कोड के मुताबिक वो प्रोटीन बन गया तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन फिर लार्जर सब यूनिट से रिलीज होता है। सही है। तो ये अब जब मैसेंजर आरएनए के साथ ये राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होते हैं तो इस तरह एक नहीं होता। मैसेंजर आरएनए के साथ मुख्तलिफ राइबोसोम जो है ना मेनी पॉइंट्स पे अटैच होती है। जब मैसेंजर आरएनए के साथ
मेनी राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो इसको हम पोलीसोम कहते हैं. व्हेन मेनी राइबोसोम्स आर अटैच टू द मैसेंजर आरएनए फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जब राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं तो इस मेनी राइबोसोम्स के मल्टीपल राइबोसोम्स को जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच है इसको हम कहते हैं पोलीसोम. एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स विद द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पोलीसोम और इसको हम पोलीराइबोसोम्स भी कहते हैं. अब ये पोलीसोम्स या पोलीराइबोसोम्स क्यों बनते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बनते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए. अब अगर पोलीसोम में राइबोसोम की तादाद ज़्यादा है, पोलीसोम हम किस चीज़ को कहते हैं कि व्हेन मेनी राइबोसोम्स अटैच टू द मैसेंजर आरएनए, जब मैसेंजर आरएनए के साथ ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच हो तो इसको हम पोलीसोम्स कहते हैं. अब अगर पोलीसोम में राइबोसोम की तादाद ज़्यादा है, अगर पोलीसोम में राइबोसोम की तादाद ज़्यादा है तो इट मीन्स के जो प्रोटीन बनने वाली है वो भी बड़ी है और इट मीन्स कि मैसेंजर आरएनए जो है ना वो ये बड़ी है. अगर मैसेंजर आरएनए छोटी हो मतलब उसमें कोड्स लिटिल होंगे, स्मॉल नंबर ऑफ कोड्स होंगे क्योंकि मैसेंजर आरएनए की लेंथ छोटी है तो इट मीन्स के कोड्स भी इट में कम है. तो जब कोड्स कम होंगे तो प्रोटीन भी कम बनेगी, कम वाली अमाइनो एसिड, स्मॉल अमाइनो एसिड जो है ना, लिटिल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइंड टू प्रोटीन, छोटी प्रोटीन बनेगी. तो जब पोलीसोम्स में नंबर ऑफ राइबोसोम्स ज़्यादा हों तो इट मीन्स के मैसेंजर आरएनए भी बड़ी है और जब मैसेंजर आरएनए बड़ी होगी तो इट मीन्स के प्रोटीन जो हो बनती है वो भी लार्ज प्रोटीन होगा. तो प्रोटीन के साइज डिपेंड करते हैं मैसेंजर आरएनए पे और मैसेंजर आरएनए डिपेंड करती है राइबोसोम्स पे. अगर पोलीराइबोसोम्स या पोलीसोम्स में राइबोसोम्स की तादाद ज़्यादा है इट मीन्स कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ ज़्यादा है और मैसेंजर आरएनए की लेंथ ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इससे जो बनने वाली प्रोटीन है वो भी लार्ज इन साइज़ है. तो ये एक कंसेप्ट है जो आपके जहन में क्लियर हो जाए. अब जो हमने पढ़ा कि जो 2 सब यूनिट्स है जो कि अनइक्वल लेंथ है, एक जो है ना जिस तरह यूकेरियाट में एक 60s है और एक 40s है, दोनों सब यूनिट जो है ना वो डिफरेंट साइज़ के हैं. तो जो लार्जर सब यूनिट्स है ये बनी हुई है इसमें 40 प्रोटीन्स हैं. लार्जर सब यूनिट में 40 प्रोटीन्स है. 73 टोटल राइबोसोम 73 डिफरेंट प्रोटीन से बनी है. तो 40 प्रोटीन जो है ना डिफरेंट प्रोटीन्स वो लार्जर सब यूनिट में आते हैं और 33 प्रोटीन जो है ना वो स्मॉलर सब यूनिट में आते हैं. और इसी तरह जो लार्जर सब यूनिट है इसमें 3 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए है और जो स्मॉलर सब यूनिट है इसमें 1 स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है. टोटल 4 स्ट्रैंड हो गए और टोटल 73 प्रोटीन हो गई. 4 स्ट्रैंड्स में जो हम पढ़ा कि 4 स्ट्रैंड्स जो है ना राइबोसोम बनाती है, राइबोसोमल आरएनए के 4 स्ट्रैंड जो है ना पूरा राइबोसोम बनाती है. तो 3 स्ट्रैंड से लार्जर सब यूनिट बनती है और इस 3 स्ट्रैंड के साथ 40% प्रोटीन्स होती है, 40 प्रोटीन्स होती है और 1 स्ट्रैंड और 33 प्रोटीन्स जो है ना वो कंबाइन होकर स्मॉलर सब यूनिट बनाती है. अब इसके बाद जो है ना ये राइबोसोमल सब यूनिट तैयार होते हैं न्यूक्लियोलस में और साइटोप्लाज्म के तरफ पर आता है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होती है इसके न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए. अब हमने ये भी पढ़ा है कि ये राइबोसोमल आरएनए तो ये तो न्यूक्लियोलस में इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो गई, लेकिन ये प्रोटीन जो है ना ये साइटोप्लाज्म में तैयार होते हैं. तो ये प्रोटीन फिर अंदर न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पर जो है ना न्यूक्लियोलस में ये प्रोटीन्स, ये जो राइबोसोम्स में जो प्रोटीन्स कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, ये असल में ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि चल न्यूक्लियोलस में तो राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो गई, अब जो ट्रांसलेशन है मतलब प्रोटीन सिंथेसिस है तो ये प्रोटीन तो अंदर तो मौजूद नहीं है तो फिर राइबोसोमल सब यूनिट किस तरह बन गए, क्योंकि राइबोसोमल सब यूनिट में तो प्रोटीन भी यूज़ होती है. तो ये प्रोटीन असल में बनते हैं साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन बनते हैं और फिर न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियोपोर्स जो है ना न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए ये न्यूक्लियस में एंटर होता है और वहाँ पर फिर ये राइबोसोमल आरएनए के साथ कंबाइन होकर राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाते हैं. तो ये थोड़ा लॉजिक था, इसका भी आपका क्लियर हो जाए. अब तकरीबन जो अब हमने पढ़ा है कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स असल में फ्रीली भी होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होती है. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है उस पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है और जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद होती है उसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है. लेकिन ये बात क्लियर है कि जो फ्रीली साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स है,
फ्रीली साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है, वो जितनी भी प्रोटीन बनाते हैं तो वो अपनी सेल के अपनी यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। जो प्रोटीन जो फ्रीली साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स जो कि फ्रीली हैं, जो कि किसी के साथ टच नहीं होती है, वो फ्रीली साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जितनी भी प्रोटीन बनाते हैं तो वो प्रोटीन सेल की अपनी यूज़ के लिए बनाती है। और जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से बनते हैं वो ज़्यादातर सेल सिक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स। और जो जितनी भी एंजाइम्स है वो सिक्रीटरी एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीन्स सिक्रीटरी प्रोटीन या सिक्रीटरी एंजाइम्स की शक्ल में सेल से सिक्रीट्स होती हैं। ये फिर बात सुनो कि जो राइबोसोम्स है वो तो दो किस्म के हैं, either freely present in the cytoplasm, either attached to the rough endoplasmic reticulum। जो रफ एंडोप्लाज्म पे प्रोटीन्स मौजूद राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, वो राइबोसोम जितनी भी प्रोटीन बनाते हैं तो वो सिक्रीट होती है सेल से। उस वो जो है ना सेल में उसकी यूजेज बहुत ज़्यादा कम है, या मतलब नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर। और जो फ्रीली साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है वो जितनी भी प्रोटीन बनाते हैं वो सेल में अंदर यूज़ होती है। मतलब उससे मैं एक मिसाल देता हूँ, फ्रीली जो राइबोसोम्स है वो हेमोग्लोबिन बनाती है, तो वो हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ना फिर आरबीसी में एंटर होती है, यंग आरबीसी में, और वहाँ पर अपना काम करता है। तो फ्रीली साइटोप्लाज्मिक राइबोसोमल से जो प्रोटीन बनती है वो हेमोग्लोबिन है, या जो साइटोस्केलेटन है, जो साइटोस्केलेटन है वो भी तो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन से बनी हुई है, तो वो भी जो है ना ये फ्रीली साइटोप्लाज्मिक राइबोसोमल से बनती है। और जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में पे जो राइबोसोम्स होते हैं उनसे जो प्रोटीन बनती है वो सिक्रीटरी प्रोटीन्स होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ होती है, या मतलब लाइसोसोम्स में एंटर होती है और वहाँ पर उससे एंजाइम बनती है, या पेरोक्सिसोम्स में एंटर होती है और उनसे एंजाइम बन के वो सेल से बाहर की तरफ सिक्रीट होती है। अब राइबोसोम तो हमने पढ़ी कि सेल में मौजूद होती है। अब इस तरह ऐसे ऑर्गेनील्स भी होती है सेल में जहाँ पर अपने राइबोसोम्स होते हैं, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपने राइबोसोम्स होते हैं, और उसके राइबोसोम जो है ना वो चूंकि आम जो यूकेरियोट राइबोसोम्स होती है उससे थोड़ी सी उसके साइज़ बिल्कुल छोटी है, जो कि प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स के जैसे हैं। जिस तरह यूकेरियोट में 80S राइबोसोम है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, या मतलब क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो उसमें जो राइबोसोम्स की साइज़ है वो 70S है। तो ये जो एंशंट दौर के साइंटिस्ट थे, उनका यही मानना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या ये क्लोरोप्लास्ट है ये असल में प्रोकैरियोट्स थे। क्योंकि ये क्यों कहते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स थे, असल में एक थ्योरी है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, इसको कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बियोटिक सिम्बियोसिस एक रिलेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंचाती है, और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती है, तो उसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस। और एंडोमीन इनसाइड द सेल, तो ये एक थ्योरी है कि इनसाइड द सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये असल में प्रोकैरियोट्स थे। और ये क्यों कहते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स है, ये राइबोसोम्स की वजह है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने डीएनए है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट में भी अपने राइबोसोम्स है, और दोनों में जो राइबोसोम्स है वो ए सच बैक्टीरिया और जितनी भी प्रोकैरियोट्स है उस राइबोसोम्स की जैसी है, 70S राइबोसोम्स है, उसकी साइज़ भी 70S है। तो इस बिना पे जो साइंटिस्ट है, एवोल्यूशनरिस्ट है, वो कहते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है ये सेल्फ ने ये सेल ने इनगल्फ की है, मतलब ये प्रोकैरियोट्स थे और ये सेल ने इनगल्फ की है, तो इसको कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। और इसी बिना पे ये कहते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इसके राइबोसोमल साइज़ उसकी जैसी बनती है और इसकी साइज उसकी जैसी साइज़ है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी उन्होंने पेश की कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है ये यूकेरियोट सेल ने इनगल्फ की है, तो इसको इसलिए इनको एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी या एसोसिएशन उन्होंने नाम दिया है।
इसके अलावा तकरीबन मैंने जो है ना ये सब कुछ कवर किया। अब राइबोसोम के जो बॉन्ड्स है कि राइबोसोमल सब यूनिट जो है ना ये एक दूसरे के साथ ये 60s है, ये लार्जर सब यूनिट, 40 सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। अब ये जो है ना कंबाइन होकर 80s बनाती है। ये 60 और 40s ये कंबाइन होके 80s बनाती है। ये साइज़ क्यों कम होती है? क्योंकि हमने पढ़ा भी कि राइबोसोम हम इस तरह नहीं देख सकते। राइबोसोम की साइज़ इतनी छोटी है कि हम लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो उसको देख ही नहीं सकते। हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देखते हैं। हम अगर राइबोसोम को स्टडी करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करेंगे। और राइबोसोम चूँकि आरएनए से बनी हुई है तो उसमें आरएनए एसिड है, तो एसिड बेस स्टैंड लेगा, बासोफिलिक है। इसको हम राइबोसोम जो है ना ये बासोफिलिक है क्योंकि ये बाज़ात ख़ुद एसिड है, और एसिड जो है ना वो बेस को अट्रैक्ट करेगी, तो इसलिए इसको हम बासोफिलिक कहते हैं। तो बासोफिलिक स्टैंड लेता है। और या हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम ये स्टडी करते हैं तो ये तो बिल्कुल साइज़ में छोटे होते हैं, तो इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं क्योंकि सेल में और भी ऑर्गेनील्स होती है। तो उस ऑर्गेनील से इसको हम एक्सट्रैक्ट करना, मतलब इसको सेपरेट करना, तो सेपरेट के लिए हम सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं। जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरह मसला होता है कि इसकी जो साइज़ हम देखते हैं तो वो 8s होती है। हम जब कंबाइनली इसकी साइज़ देते हैं तो वो 8s होती है। जब हम इसको सेपरेट करते हैं और सेपरेट हम मतलब इस पे सेपरेट करने के बाद हम जब अलहदा इसकी सब यूनिट देखते हैं तो एक 60s है और एक 40s है। जब ये कंबाइन होते हैं ये 80s। असल में इसकी साइज़ जो है ना ये सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से ये इसकी श्रिंक होती है क्योंकि वो एनर्जी यूज़ करती है, अपने आप को सेपरेट नहीं करती। ये कंबाइन हालत में इस तरह होती है। तो जब ये कंबाइन होती है तो उसी वजह से ये इसकी साइज़ जो है ना इसमें कमी आती है, और ये जो है ना ये श्रिंक होती है, तो इसलिए इसके साइज़ में डिफ्रेंशिएशन होती है। कुछ लोग इससे भी मुआजना करते हैं कि ये तकरीबन ये 40s है और ये 60s है, तो ये इस तरह नहीं होते, बल्कि ये इसका इसका कुछ हिस्सा जो है ना इसमें अंदर दाखिल होता है, तो इसलिए इसकी साइज़ श्रिंक होती है। लेकिन ये नहीं, ये असल में सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफिकेशन की वजह से इसकी साइज़ कम कम होती जाती है, तो इसलिए ये 80s शो करती है। हमारा मसला यहाँ पर है कि राइबोसोम के दो सब यूनिट जो है ना इसमें मैग्नीशियम आयन, जो कि बाज़ बुक्स में बिल्कुल हाईलाइटेड है कि राइबोसोम के सब यूनिट जो है ना ये मैग्नीशियम आयन के ज़रिए अटैच होती है। लेकिन इसमें एक और बॉन्ड भी है जिसको हम कहते हैं साल्ट बॉन्ड। साल्ट बॉन्ड किस चीज़ को कहते हैं? इट इज़ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द आरएनए। क्योंकि राइबोसोम आरएनए में भी फॉस्फेट होती है। हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना या न्यूक्लिक एसिड वो बनी हुई है 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनस बेस। तो फॉस्फेट ग्रुप आरएनए के फॉस्फेट ग्रुप और जो प्रोटीन्स है उसके अमाइन ग्रुप में अमाइनो ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप, आरएनए के फॉस्फेट ग्रुप, आरएनए के फॉस्फेट ग्रुप और अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप, इसमें जो है ना बॉन्ड इसके दरमियान एक बॉन्ड बनती है जिसको हम साल्ट बॉन्ड कहते हैं। साल्ट बॉन्ड इज़ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द फॉस्फेट ऑफ आरएनए एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड। इसके दरमियान जो बॉन्ड बनती है उसको हम साल्ट बॉन्ड कहते हैं। तो जो राइबोसोमल सब यूनिट्स है ये दोनों जो है ना ये मैग्नीशियम आयन और साल्ट बॉन्ड के ज़रिए अटैच होती है। जो प्रोकैरियोट्स राइबोसोम है, प्रोकैरियोट उसकी जो राइबोसोम है वो टोटल जो है ना वो 70s है, और वो बनती है 50s और 30s। तो 50 और 30 80 बनती है, लेकिन जब इसकी कंबाइंड साइज़ देखते हैं तो ये 70s होती है। और ये उसमें लार्ज सब यूनिट है और ये उसमें स्मॉल सब यूनिट है। तो होप सो कि आपको राइबोसोम के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। और बस ये खुशी की बात होती है जब लेक्चर से स्टूडेंट कुछ फ़ायदा हासिल करे, उससे जो है ना फ़ायदा उठाए, तो टीचर जो है ना वो फिर खुश होता है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और इस तरह ऑर्गेनील्स का जो सिलसिला है वो
ख़त्म हो जाए। तो इंशाअल्लाह तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दें। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में आपके साथ फिर ज़रूर मिलेंगे। और अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह।